हेलो नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग जो है बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हम लोगों ने जो है प्रीवियस लेक्चर में कुछ कोशिकांगों पे बात की है। आज के कुछ कोशिकांग रहेंगे, जैसे पहला रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी काय। तो आज हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसकी खोज किसने की है भाई? इसकी खोज की है जो है कोलिकर ने। कोलिकर ने इसको खोजा है। इसका नामकरण किसने किया है? अल्टमान ने और सी बेंडा एक व्यक्ति थे, जो है एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसको बायोप्लास्ट कहा, बायोप्लास्ट नाम दिया। ठीक है, खोज कोलिकर ने, नामकरण किया अल्टमान ने, और इसको बायोप्लास्ट किसने बोला? बायोप्लास्ट कहा सी बेंडा ने। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस इसको कहा जाता है, ऊर्जा घर इसको कहा जाता है। रीज़न क्या है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा केवल 3 चीज़ों से मिलती है। किससे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन्हीं से ऊर्जा मिलती है। इन्हीं 3 चीज़ों से ही ऊर्जा मिलती है। इस दुनिया में यही 3 चीज़ें हैं जो ऊर्जा देती हैं, बाकी कोई ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है ना? इनका ऑक्सीकरण होता है। कहाँ पर होगा इनका ऑक्सीकरण? इनका ऑक्सीकरण इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का उत्पादन होता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के रिजल्टेंट से क्या मिलती है? ऊर्जा बनती है। ठीक भाई, क्लियर हुई इतनी बातें? अब अगर इसकी संरचना की हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके का होता है, तो देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में एक लेयर इस तरीके से ऐसे होती है। इसके अंदर में एक दूसरी लेयर होगी, इसके अंदर में एक दूसरी लेयर भी होगी। एक लेयर इस तरीके से और होगी। अब इसके अंदर जो है कुछ उंगली के आकार का स्ट्रक्चर होगा, जिसको क्रिस्टी कहेंगे। इस तरीके से ऐसे ये क्रिस्टी होगा। यही पूछा जाता है कि क्रिस्टी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो क्रिस्टी जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम जो है F1 कण कहते हैं या ऑक्सीसोम कहा जाता है। F1 कण, या इनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। ये हो जाएगा F1 कण या ऑक्सीसोम। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक, तो ये कौन से भाग हो गया इसका? ये F1 कण, या इसको क्या बोला जाएगा? ऑक्सीसोम। ठीक है, ऑक्सीसोम के अलावा यहाँ बीच बीच में छोटे छोटे और कण होते हैं, जिनको हम राइबोसोम कहते हैं। इनको हम बोलेंगे राइबोसोम होते हैं। यह उंगली के आकार की संरचना क्रिस्टी कहलाती है। ये संरचना क्या है? क्रिस्टी। ये बहुत बार पूछा गया है क्रिस्टी कहाँ होते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर से, प्लाज्मा झिल्ली
प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, क्लियर हो रहा है, दिख रहा है? ठीक। चलो भाई, अब देखो इसमें होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं, है ना, कोई चीज़ खाया हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने मीठा पदार्थ खाया, शक्कर या फिर गुड़ हम लोगों ने खाया, शर्करा कोई खाई, तो ये जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर, ग्लूकोज में बदल कर कहाँ पहुँचेगी? ब्लड में। ब्लड के थ्रू फिर कहाँ पहुँचेगी? ये कोशिका में, सेल में पहुँचेगी। कोशिका के बाद कोशिका में जो है एक प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है ना। कोशिका में पहुँचेगा और यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होगी। कोशिका में जब पहुँचेगा तो यहाँ पर एक प्रक्रिया होगी ग्लाइकोलिसिस की, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होगी। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा भाई? पायरूविक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? पायरूविक अम्ल। यही पायरूविक अम्ल पहुँचेगा जो है, पायरूविक अम्ल जो है यही पहुँचेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पहुँचेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। और यही एटीपी क्या करता है? यही ऊर्जा देता है। यही क्या करता है? ऊर्जा देता है। ठीक है, इस एटीपी को हम जो है एनर्जी कॉइन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि एनर्जी कॉइन या ऊर्जा का सिक्का क्या होता है, तो ऊर्जा का सिक्का होता है एटीपी। एनर्जी कॉइन क्या होता है? एटीपी। सपोज करिए कि आपने रोटी खाया, ठीक है ना। रोटी जब आप खाएंगे तो रोटी खाने के बाद रोटी में है स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट, मीठा लगता है रोटी खाने पर। रोटी जब डाइजेस्ट होगा तो उस पर फाइनली बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये एब्जॉर्ब होकर पहुंचेगा खून में, आपके ब्लड में। ब्लड के थ्रू ये पहुंचेगा कोशिका में, ठीक है ना। ब्लड के थ्रू कहाँ पर पहुंचेगा? कोशिका में। ठीक है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हर पूरे बॉडी में हैं। कोशिका में जब पहुंचेगा तो कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होगी। देखिए, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ये अणु है, ये पहुंचा जो है सेल के अंदर। और यहाँ सेल के अंदर क्या प्रक्रिया हुई भाई? सेल के अंदर यहाँ पर हुई ग्लाइकोलिसिस। क्या प्रक्रिया हुई? ग्लाइकोलिसिस। तो पूछेगा ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस सेल में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ। और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान इस जो ग्लूकोज का अणु आ रहा है, इस ग्लूकोज के अणु से जो है 2 पायरूविक अम्ल के अणु बनते हैं। ये क्या बना? पायरूविक अम्ल, पायरूविक एसिड बना। ये पायरूविक अम्ल प्रवेश करेगा कहाँ पर? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा भाई? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा एटीपी, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो यही प्रक्रिया होती है और यही इसको मैं सेशन में भी आपको और पढ़ाऊंगा अच्छे से। अभी मैं केवल एक समरी बता रहा हूँ कि किस तरीके से ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो है एटीपी बना और यही एटीपी जब एडीपी में बदलता है तो ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखिए और थोड़ा सा डिटेल में इनको हम जानते हैं कि ये क्रिस्टी क्या काम करते हैं या ऑक्सीसोम क्या काम करते हैं, ठीक। चलिए थोड़ा सा मिटाऊंगा मैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरूविक अम्ल जाता है, यहाँ पर पायरूविक अम्ल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 प्रक्रियाएं होंगी। पहली प्रक्रिया होगी जो है क्रेब्स चक्र की, क्रेब्स चक्र, ठीक है ना, क्रेब्स चक्र होगी। और दूसरी होगी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की, ठीक है। आई बात समझ रही? जब ये ग्लूकोज पहुंचा ब्लड में, ब्लड से पहुंचा कोशिका में, तो कोशिका में ग्लाइकोलिसिस हुआ, बना पायरूविक अम्ल, ठीक है।
ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? कोशिका में। जब पायरुविक अम्ल बनेगा तो ये पायरुविक अम्ल ये प्रवेश करेगा कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये बीच में खाली स्थान आपको दिख रहा है, जिसको मैं ब्लैक कलर से भर रहा हूँ, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में कौन सी प्रक्रिया होगी भाई? मैट्रिक्स में होगी क्रेब्स चक्र की, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स माने ये बीच का जो खाली स्थान है जहाँ पर ऑक्सीसोम और राइबोसोम नहीं है, वो वाला स्थान माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का पोर्शन। तो यहाँ क्रेब्स चक्र होगा और क्रेब्स चक्र के बाद जो नेक्स्ट प्रक्रिया होगी वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की होगी, जो क्रेब्स चक्र के बाद होगी, ठीक है। तो क्रेब्स चक्र मैट्रिक्स में पूरा हो गया। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो होता है ये ऑक्सीसोम में होता है। कहाँ पर होता है? ये ऑक्सीसोम के अंदर होता है। और ऑक्सीसोम में जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप इसी ऑक्सीसोम में जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसी ऑक्सीसोम में बनता है एटीपी। तो अगर आपसे सवाल पूछे एटीपी का निर्माण कहाँ पर होगा, तो एटीपी का निर्माण जो है इसी ऑक्सीसोम में होता है। कहाँ पर होता है? वास्तव में इसी ऑक्सीसोम के अंदर होता है, ठीक है। बात कुछ समझ में आई? ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है, कॉम्प्लिकेट भी है, लेकिन आपको मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ कि मैंने कोई चीज़ खाया, मान लीजिए उसमें ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज पचने के बाद ब्लड में पहुँचा, ब्लड से पहुँचा कोशिका में कुछ प्रक्रियाएं हुई, बना पायरुविक अम्ल। वो प्रक्रिया कौन सी थी? ग्लाइकोलिसिस। इसके बाद ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान जो ये पायरुविक अम्ल बना, अब ये पायरुविक अम्ल कहाँ प्रवेश करेगा? ये प्रवेश करेगा इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचेगा तो इसके मैट्रिक्स में जो है क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होगी, है ना। कॉम्प्लिकेट प्रक्रिया होती है, उसको जानना नहीं जरूरी, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो ये क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के इस खाली स्थान के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो भी पदार्थ बनते हैं वो प्रवेश करते हैं इस छोटे छोटे कणों के बीच में, जो हमने रेड कलर से बनाया है, जिनको बोलते हैं F1 कण या ऑक्सीसोम। F1 कण के अंदर जो है एक दूसरी प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। कहाँ होता है? ऑक्सीसोम या F1 कण के अंदर। और क्या बनता है? एटीपी बनता है। यही एटीपी जब एडीपी में बदलता है तो हमको ऊर्जा देता है। इसलिए हम एटीपी को जो है एनर्जी कॉइन या ऊर्जा का सिक्का के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक कोशिका में बहुत सारे मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इनका मुख्य काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य काम है, ये मुख्य काम है ऊर्जा देना, ऊर्जा का उत्पादन करना, ठीक है ना। ऊर्जा का उत्पादन करना ये किसका काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, ठीक भाई। तो आई होप ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और गाल्जी काय पे बात करते हैं कि गाल्जी काय क्या होता है, इसकी खोज किसने की है। चलिए आगे देखते हैं।